हेलो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट जीओसी लेक्चर 2। देखो, पिछली क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था जीओसी के बारे में और कुछ छोटी मोटी चीज़ें पढ़ी थी जो कि अपन ने कहा था कि ये सारी चीज़ें अपने आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगी। अपन ने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का चार्ट देखा था कि भाई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में अपन कौन कौन से इफेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अपन ने कहा था मेजर 2 इफेक्ट होते हैं, परमानेंट और टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट के 3 टाइप की बात की थी, इंडक्टिव, प्रेरणिक, रेजोनेंस, मीजोमेरिक जिसे आप अनुनाद या मीजोमेरिक प्रभाव भी कहते हो, और हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि अतिसंयुग्मन। और टेम्पररी इफेक्ट के अंदर एक इफेक्ट आता था आपके इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। अपने कहा था सबसे पहले अपन परमानेंट इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल रखी है मैंने परमानेंट इफेक्ट यानी कि स्थायी प्रभाव। देखो, जो नाम है वही इसका काम है, परमानेंट यानी कि स्थायी। ऐसा इलेक्ट्रॉनों का इफेक्ट जो परमानेंट रूप से एप्लीकेबल होता है, स्थायी रूप से जो लागू होता है, उसे आप क्या बोलते हो? परमानेंट इफेक्ट। देखो, इसकी डेफिनेशन क्या लिख रखी है? ड्यूरिंग दिस इफेक्ट परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। कहने का मतलब क्या है कि इस प्रभाव के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन या फिर विस्थानीकरण होता है। अब ये 2 चीज़ आई अपने पास कि क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट में और क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन में। ये तो पता है कि भी इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट और डीलोकलाइजेशन परमानेंट रूप से होने वाला है, स्थायी रूप से होने वाला है। लेकिन ये होता क्या है डिस्प्लेसमेंट, डीलोकलाइजेशन? अपन वर्ड्स तो यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे क्या मीनिंग आने वाला है इनका, इसकी बात करते हैं अपन। देखो, अगर लिखा हुआ आ रहा है इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल को लीव नहीं कर रहे हैं, अपने मूल कक्षक को नहीं छोड़ रहे हैं, उसी कक्षक के अंदर अपनी जगह को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अपने ओरिजिनल ऑर्बिटल को छोड़कर किसी और ऑर्बिटल की तरफ जाते हैं, अपने मूल कक्षक को छोड़ के दूसरे कक्षक की तरफ जाते हैं। उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन या फिर विस्थानीकरण। तो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो यानी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो, और चाहे उसकी जगह चेंज हो, उसकी जगह में कोई परिवर्तन हो यानी उसका डीलोकलाइजेशन हो, अगर वो परमानेंट रूप से हो रहा है, स्थायी रूप से हो रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा? आपके परमानेंट इफेक्ट के अंदर ही काउंट किया जाएगा। परमानेंट इफेक्ट के अंदर अपन ने मेजर 3 पार्ट पढ़े थे। इसमें से सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे अपन प्रेरणिक प्रभाव भी कहते हैं, और शॉर्ट में इसको आई इफेक्ट से भी नोट किया जाता है। सही है। अब देखो, इंडक्टिव, प्रेरणिक। प्रेरणा का मतलब क्या होता है? किसी एक को देख के दूसरे का वो चीज करने लग जाना, यानी कि इंड्यूस होना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंड्यूस्ड होंगे किसी दूसरे के इफेक्ट में। तो देखो, इसकी डेफिनेशन क्या बोली जाती है? डेफिनेशन लिख देता हूं पहले इसकी। ड्यूरिंग दिस इफेक्ट permanent displacement of sigma electrons takes place। यानी कि इस प्रभाव के अंतर्गत जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका स्थायी रूप से क्या होता है? विस्थापन होता है। परमानेंट रूप से उसका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा। यहाँ से स्टेटमेंट बन जाता है, 2 स्टेटमेंट लिख के देता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट या फिर परमानेंट डीलोकलाइजेशन। अगर दोनों में अंतर पता ना हो तो फिर अपन जो पहले होता है उसको टिक कर देते हैं
और या फिर बोथ का लगा देते हैं अपन टिक। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और किसका हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। यानी सिर्फ और सिर्फ ये कहाँ इफेक्ट देखा जाता है, सिग्मा बॉन्ड के अंदर ही ये इफेक्ट आपके ऑब्जर्व किया जाता है, वहीं पर आपको ये इफेक्ट क्या करना है, एप्लीकेबल करना है। अगली बात सुन में डेफिनेशन समझ में आ गई कि इस प्रभाव के अंतर्गत सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का स्थायी रूप से क्या होता है, विस्थापन होता है। परिभाषा तो पढ़ ली, अब कैसे इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा, कहाँ इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा, उन सब की बात करते हैं। तो एक चार्ट से अपन इस इंडक्टिव इफेक्ट को आगे दोबारा समझते हैं। देखो इंडक्टिव इफेक्ट को अपन मेनली दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं अपन माइनस आई इफेक्ट, और दूसरा है आपके पास प्लस आई। देखो एक बात बता दूं मैं आपको कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के हिसाब से अगर ये वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर पढ़ रहे हैं अगर, तो ठीक है, आप इसको देख लीजिए, आपका रिकॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप टॉपिक को समझने के हिसाब से, इसको याद रखने के हिसाब से, या पहली बार इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप पेन और पेपर लेकर जरूर बैठें। आप चीज़ें नोट डाउन करोगे, उसे वापस रिवीजन करोगे, रिकॉल करोगे, तो ही ये चीज़ें आपको दोबारा समझ में आएगी। और 3-4 बार अगर आपने इसको दोबारा पढ़ लिया, इसके पॉइंट टू पॉइंट आपने वापस इसकी रीडिंग कर ली, तो फिर इसके क्वेश्चन में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो पेन और पेपर लेके जरूर बैठें। इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव, आई इफेक्ट के दो टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, माइनस आई और प्लस आई के बारे में। देखो माइनस आई इफेक्ट तब शो होता है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस हो, और प्लस आई इफेक्ट आपके पास तब ऑब्जर्व होता है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की प्रेजेंस होती है। आई बात समझ में? अब वही बात, नई टर्म्स आ गई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बात करते हैं। सबसे पहले इसके नाम, जो नाम है वही काम है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। विथड्रॉइंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, वो ग्रुप्स क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। और जनरली कौन खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जिसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो अपन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाली कैटेगरी में रखते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है वो क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहलाता है। तो सबसे पहली बात कि माइनस आई इफेक्ट इसकी प्रेजेंस में शो होता है या कब शो होता है, और प्लस आई इफेक्ट कब शो होता है, तो माइनस आई विथड्रॉइंग की प्रेजेंस में, जबकि प्लस आई इफेक्ट शो होता है रिलीजिंग की प्रेजेंस में। आई बात समझ में? एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मैंने बनाई एक कार्बन की चेन और इस पे जोड़ दिया मैंने एक Z ग्रुप। ये जो Z ग्रुप मैंने लिया है, मैं मान लेता हूँ एक बार कि ये है आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में क्या है, ज़्यादा। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन के कंपेयर में ज़्यादा होगी तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट। अपन ने बात की थी ईएन के अंदर कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स Z की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसकी अगर ईएन ज़्यादा होगी तो Z के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। सही है। अब इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई।
तो ये वाला कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन की कमी अपने नेक्स्ट वाले कार्बन से पूरी करेगा, यानी ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो इसके ऊपर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये अपने आगे वाले से खींचेगा तो इसके ऊपर, ये अपने आगे वाले से खींचेगा, इस तरह से पूरी कार्बन चेन के अंदर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। एक बात समझ में? तो देखो हुआ क्या, इस Z ने अपनी विड्रॉइंग नेचर के कारण इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ डिस्प्लेस करा लिया, और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट ही क्या कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। और अपन क्या बात कर रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में यही पढ़ा था अपन ने कि सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? अब देखो इफेक्ट का नाम कैसे पड़ा, जुड़ने वाला जो ग्रुप है कार्बन चेन में उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसी से उसके इफेक्ट को जाना जाता है। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है इसलिए इफेक्ट का नाम भी क्या हो गया यहाँ पर, माइनस आई इफेक्ट हो गया। तो अपन कहते हैं, और जब भी विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचेगा और हमेशा उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए अपन ने कह दिया कि माइनस आई इफेक्ट किसकी प्रेजेंस में शो होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रेजेंस में शो होता है। आई बात समझ में? अब देखो, अब नेक्स्ट चीज जो यहाँ समझने वाली है कि इस Z ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ली, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बात है कि जितना पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इस पहले वाले कार्बन पे आया, क्या उतना ही आगे वाले कार्बन पर आएगा? नहीं, ये तो डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, तो इसके ऊपर पार्शियली चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा। ये फिर आगे वाले से, तो धीरे धीरे इफेक्ट की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। पर इस Z का इस डायरेक्टली कार्बन के ऊपर जितना इफेक्ट लगेगा विड्रॉइंग, क्या उतना इफेक्ट यहाँ थोड़ी लग पाएगा, डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है कि इसके ऊपर इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पार्शियली चार्ज की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, कम आने लग जाएगी। तो मैं अगर इसको पार्शियली चार्ज से डिनोट करता हूँ पॉजिटिव डेल्टा से, तो इसको डैश, इसको डबल डैश और इसको मैं ट्रिपल डैश से शो कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे इनके चार्ज को इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो देखो मेरे पास ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा डेल्टा, डेल्टा डैश, डबल डैश और उसके बाद वैल्यू आएगी डेल्टा ट्रिपल डैश। सही है? यानी क्या हुआ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती गई इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू कम होती गई, क्योंकि अगर इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू बराबर होती तो ये सारे चार्ज की वैल्यू भी क्या आती, बराबर, जबकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उस पे इलेक्ट्रॉन इसका इफेक्ट ज्यादा लगेगा तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्प्लेस होंगे तो उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो इफेक्ट है, ये जो माइनस आई इफेक्ट था, ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड किया। और कैसे डिपेंड किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, विसमानुपाती, कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती गई वैसे वैसे इस प्रभाव का मान जो क्या होता गया, कम होता गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जो माइनस आई इफेक्ट है ये डिस्टेंस यानी दूरी के क्या हो गया, आपके v समानुपाती हो गया, इस प्रोपोर्शनल हो गया। आई बात समझ में? तो ये है आपके पास माइनस आई इफेक्ट। अब बात करते हैं अपन प्लस आई की। सीधी सी बात है, ये विड्रॉइंग था और रिलीजिंग था, यानी पूरा अपोजिट आ रहा है, तो ये सारी चीजें भी अब क्या होती जाएगी, अपोजिट होती जाएगी। देखो कैसे, सेम तरह का एग्जांपल लेता हूँ। मैंने कार्बन की चेन बनाई, Z ग्रुप जोड़ दिया, बस फर्क क्या है, इस बार मेरा जो Z ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। यानी इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आएगी वो कार्बन के कंपेयर में क्या आएगी, कम, या फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज़्यादा, ताकि ये कार्बन चेन को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो Z मेरा रिलीजिंग है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो कार्बन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और Z के ऊपर पार्शियली क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और हमारे जुड़ने वाले Z ग्रुप के ऊपर जो चार्ज आता है उसी से उसके इफेक्ट को जाना जाता है, इसलिए अपन ने इफेक्ट क्या बोल दिया, प्लस आई। सही है? अब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसके ऊपर माइनस डेल्टा चार्ज आया, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो इसने इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ ट्रांसफर कर दिए, तो इसके ऊपर भी माइनस डेल्टा,
माइनस डेल्टा, सही है। वही सेम सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इफेक्ट कौन सा हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। और चूंकि इलेक्ट्रॉन इस बार डोनेट हुए हैं और हमारे ग्रुप के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए अपन ने क्या बोल दिया, प्लस आई इफेक्ट। आई बात समझ में? वापस वही सेम क्वेश्चन कि क्या इन सारे डेल्टा नेगेटिव की वैल्यू बराबर आएगी? बिल्कुल नहीं। जो ग्रुप जेड के पास में जुड़ा हुआ है उसको वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो कुछ इलेक्ट्रॉन रख के फिर थोड़ा इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो धीरे धीरे पार्शियली नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अगर मैं इसको नेगेटिव डेल्टा से नोट करूँ तो ये देगा डेल्टा डैश, डबल डैश, तो ये आ गया आपके पास ट्रिपल डैश। और अगर मैं यहाँ पे इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव, फिर डेल्टा डैश, फिर डबल डैश, सही है। सेम वही चीज, जैसे जैसे जेड की डिस्टेंस बढ़ती गई वैसे वैसे उसका इफेक्ट भी क्या होने लग गया, कम होने लग गया। यानी कि वापस वही रिलेशन, तो प्लस आई इफेक्ट भी मैं क्या बताऊंगा, डिस्टेंस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सही है। तो अब मैं कंप्लीटली एक चीज लिख सकता हूं कि माइनस आई हो चाहे प्लस आई हो, दोनों ही डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि पूरा जो आई इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है, वो डिस्टेंस के क्या आता है, आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। अब चाहे वो प्लस आई हो या फिर माइनस आई हो। आई बात समझ में? तो इंडक्टिव इफेक्ट जिसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होता है, कितने तरह से हो सकता है, दो तरह से हो सकता है। वो चाहे तो कार्बन चेन से दूर हो सकता है और वो चाहे तो कार्बन चेन की तरफ हो सकता है। कार्बन चेन से दूर हो यानी कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए, यानी वो माइनस आई इफेक्ट, और कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाए तो वो प्लस आई इफेक्ट के अंदर काउंट किया जाता है। आई बात समझ में? अब अपन इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, यहाँ पे आपके स्टेटमेंट बन जाता है। देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ जो अपन लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट करेगा क्या है, परमानेंट इफेक्ट। तो अपन क्या कहेंगे, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, यानी कि एक तरह का क्या है, स्थायी प्रभाव है। सही है। सेकंड पॉइंट, only sigma electrons participate in this effect, यानी कि इस इफेक्ट में सिर्फ और सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इस इफेक्ट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल यहाँ पर नहीं है। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, ना कि डीलोकलाइज होते हैं। सही है। तीसरा पॉइंट, it is a distance dependent effect, यानी कि ये इफेक्ट क्या होता है, दूरी पर निर्भर करता है। और रिलेशन क्या आता है इसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आया था, अपने बात की थी अभी पीछे। तो इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। और चौथा और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, it is the property of only polar covalent bond, यानी ये सिर्फ और सिर्फ पोलर कोवलेंट बॉन्ड की विशेषता है, उसी की प्रॉपर्टी है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ये इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा। याद करो
पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड को। अपन ने कहा था नॉन पोलर यानी कि EN का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, होगा ही नहीं, या फिर होगा तो भी थोड़ा बहुत होगा। तो अगर EN का डिफरेंस ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ही नहीं होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ही नहीं है तो वहाँ पे किसी तरह का कोई प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं ऑब्जर्व किया जाएगा। और पोलर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर EN के अंदर डिफरेंस पाया जाता है, और डिफरेंस से अपन ने पोलैरिटी लेके आए थे अपन एटम्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट कर गए थे, वहाँ पे पार्शली नेगेटिव और दूसरी तरफ पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जहाँ पर पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा सिर्फ वहीं पर इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव होगा। नॉन पोलर के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखेंगे। जब अपन इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वहाँ पर मैं इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। वीडियो के एकदम एंड में अपन क्वेश्चंस करेंगे पूरे इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर मिक्स वाले क्वेश्चन, वहाँ पर इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा। तो रिमेंबर, ध्यान रखना इस पॉइंट को। तो ये अपन ने कुछ इसके प्रॉपर्टीज़, कुछ पॉइंट्स की बात अपन है इसके इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कर ली। अब अपन ने सारा पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट, डिपोलराइजेशन, इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, कैसे एप्लीकेबल, कहाँ देखा जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है। अब ये चीज़ है कि कौन शो करता है प्लस आई, कौन शो करता है माइनस आई, विड्रॉइंग और रिलीजिंग ग्रुप। कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये कैसे मालूम किया जाए। तो देखो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की अपनी खुद की एक पहचान होती है, वो अपनी खुद की एक विशेषता लिए हुए होते हैं। वो विशेषताएं जहाँ दिख जाए वो उस कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। अब कौन सी विशेषताएं रिलीजिंग लिया हुआ होता है, कौन सी विशेषताएं विड्रॉइंग लिया हुआ होता है, वो बात करते हैं अपन इसके एग्जाम्पल्स में कि विड्रॉइंग और रिलीजिंग ग्रुप्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं, यानी कि -I और +I ग्रुप्स के एग्जाम्पल क्या हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ -I ग्रुप्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। -I ग्रुप का मतलब क्या हो गया, जो -I इफेक्ट शो करेंगे वो -I ग्रुप्स कहलाएंगे, और या फिर इनको अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी बोल सकते हैं। देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल जो इस कैटेगरी के अंदर आएगा वो आएगा आपके पास ऑल कैटायंस। जितने भी कैटायंस होते हैं वो सारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, -I कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाते हैं। क्यों, सीधी सी बात है, कैटायन है ना, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ी, इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यानी कौन सा इफेक्ट शो करेगा, विड्रॉइंग नेचर शो करेगा। इसलिए अपन ने इसको कहाँ डाला है, -I की ग्रुप की कैटेगरी में। एग्जाम्पल्स की बात करें, मैंने लिख दिया CH2+, NH3+, NR3+, NH3+। और भी जो भी एग्जांपल्स कैटायन के अंदर जाएंगे कुछ वहाँ यहाँ पे लिख दिए। अब सबके आगे मैंने डैश लगाया है। डैश का मतलब क्या है भाई, ये आपकी विड्रॉइंग ग्रुप है ना, वो जो अपन ने Z लिखा था, तो ये कार्बन चेन से जुड़ेंगे तभी तो अपना इफेक्ट शो करेंगे। तो कार्बन चेन से जुड़ने के लिए अपन इसकी वैलेंसी 3 कर रखी है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लगा रखा है, ये डैश लगा रखा है। आगे बात सुन, सबके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, सारे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, विड्रॉइंग। दूसरा है आपके पास ऑल A डबल बॉन्ड B A ट्रिपल बॉन्ड B containing groups where B की EN क्या होगी आपके पास,
या बी की ईएन क्या होनी चाहिए, ए के कंपेयर में ज़्यादा होनी चाहिए। आई बात समझ में? क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर बी की ईएन ज़्यादा होगी तो बी अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, और ए वो ग्रुप है जो कि कार्बन चेन से जुड़ने वाला है, तो ए के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तभी तो ये क्या करेगा, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, विथड्रॉइंग वाली कैटेगरी के अंदर जाएगा। एग्जांपल्स की बात करते हैं। मैंने लिखा NO2 एल्डिहाइड ग्रुप, लगाया साइनाइड ग्रुप, सही है। नेक्स्ट तीसरी जो इसकी कैटेगरी है, ये है आपके पास, तीसरी जो इसकी कैटेगरी है वो है आपके पास ऑल एटम्स ऑब्लिक ग्रुप्स which have high En than carbon atom। वो सारे एटम्स, एलिमेंट्स या फिर ग्रुप जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होगी, कौन सी कैटेगरी के अंदर जाएंगे, विथड्रॉइंग की कैटेगरी के अंदर काउंट किए। सीधी सी बात है, कार्बन जैसे जुड़ेंगे तो कार्बन ज़्यादा ईएन होगा, तो उससे हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपनी तरफ शिफ्ट कराएंगे, यानी कि विथड्रॉइंग कैटेगरी। यही बात समझ में। एग्जांपल्स की बात करते हैं। ऑल हेलोजेंस, सारी हेलोजेंस कार्बन ज़्यादा ईएन रखेगी। इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, ये सारे ही किस कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे, विथड्रॉइंग वाली कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे। आई बात समझ में। और चौथी और लास्ट कैटेगरी है आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सारे ही आपके किस कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे, विथड्रॉइंग वाली कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे। एग्जांपल की बात करें, जैसे अपन ने लिख दिया ये एल्कीन, अपन ने लिख दिया एल्काइन, अपन ने लिख दिया फेनिल, तो ये सारे के सारे ही आपके विथड्रॉइंग वाली कैटेगरी के अंदर ही काउंट किए जाएंगे। मेरी बात समझ में। तो ये चार मेजर कैटेगरीज हैं आपके -I ग्रुप की या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की। मेरी बात समझ में। आपको ज़्यादा एग्जांपल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कैटेगरी वाइज याद रखो, एग्जांपल्स अपने आप वो तो 4 ऑप्शन देगा, उसमें से पहचान लो कैटेगरी वाइज ये किस कैटेगरी का दे रखा है। सही है। अब देखो जो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन दिमाग में आता है वो ये आता है कि ये सारे -I हैं, अच्छी बात है, क्या इनकी सबका -I पावर सेम होगा क्या, कि सावर के सारे ये एक जैसी स्ट्रेंथ से ही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे? बिल्कुल नहीं, इन सब की -I पावर क्या होगी, अलग अलग तरह की होगी, किसी की कम और किसी की ज़्यादा। बात करते हैं कि किसकी -I पावर ज़्यादा होगी, यानी किसका विथड्रॉइंग नेचर ज़्यादा होगा और किसका विथड्रॉइंग नेचर कम होगा। सही है। नोट लिख के कुछ पॉइंट्स लिखते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं वही
माइनस आई पावर के ऑर्डर। सही है। तो अगर इसके माइनस आई पावर के ऑर्डर की बात की जाए तो देखो सबसे पहले नंबर आता है कैटायंस का। कैटायंस के बाद नंबर आता है ए डबल बॉन्ड बी, ए ट्रिपल बॉन्ड बी कैटेगरी का। ए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बाद नंबर आता है इन हायर देन कार्बन एटम का। जितने भी एलिमेंट्स और ग्रुप्स अपन ने तीसरी कैटेगरी लिखी थी उसका नंबर आता है डबल बॉन्ड बी ट्रिपल बॉन्ड बी के बाद। और सबसे लास्ट में नंबर आता है आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अपन ने ऑर्डर लिखा था वही का सेम ऑर्डर है आपके पास यहाँ। अब चलो अलग अलग कैटेगरी से आ गया तो अपन इस ऑर्डर से उसका रिलेशन निकाल लेंगे, किसका माइनस आई ज़्यादा किसका माइनस आई कम। लेकिन अगर 2, 3, 4 एग्जाम्पल जो हैं वो उसने सेम ही कैटेगरी के दे दिए, यानी सेम कैटायन दे दिया, सारे ही कैटायन दे दिए, सारे डबल बॉन्ड बी से दे दिया, या सारे ही आपके पास कार्बन ज़्यादा इन वाली कैटेगरी से दे दिया, तो क्या बात करेंगे? तो उसके लिए आपके पास नोट सेकंड है। सेकंड नोट क्या कहता है? If all examples are from same category, अगर सारे ही एग्जाम्पल उसने एक ही श्रेणी से दे दिए, एक ही कैटेगरी से दे दिए, यानी कि सारे ही या तो कैटायन दे दिए या कार्बन ज़्यादा इन वाले दे दिए या ए डबल बॉन्ड बी ट्रिपल बॉन्ड बी में से दे दिया, तो उसके लिए क्या कहता है अपना नोट? तो नोट कहता है आपके पास कि जो माइनस आई पावर है वो ईएन की क्या आती है? डायरेक्ट इनपुट। तो अगर सेम कैटेगरी में से आपको ऑर्डर निकालना है तो जिसकी ईएन ज़्यादा उसका माइनस आई पावर भी क्या आएगा आपके पास? ज़्यादा आएगा। आई बात समझ में? एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे कुछ। जैसे मैंने लिया CH2 प्लस और मैंने लिया NO2। मुझे बताना है इसका माइनस आई का ऑर्डर। सही है? तो मैंने क्या किया, एक मैंने कैटायन लिया और एक मैंने ए डबल बॉन्ड बी कैटेगरी ली। तो पहले डिफरेंट कैटेगरी वाले हैं ना, तो डिफरेंट कैटेगरी वाले हैं तो नोट फर्स्ट काम में आएगा। ए डबल बॉन्ड बी और कैटायन में से किसका नंबर ज़्यादा आता है? कैटायन का। बिना कोई ईएन देखे सीधा सीधा अपन क्या कर देंगे कि कैटायन का ऑर्डर क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। एक बात समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। मैंने लिया फ्लोरीन, मैंने लिया क्लोरीन, सेम वही। मैं इसका माइनस आई पावर का ऑर्डर जानना चाहता हूँ। सही है? तो देखो दोनों ही हेलोजेंस हैं और हेलोजेंस को अपन ने कार्बन से ज़्यादा ईन वाली कैटेगरी के अंदर लिखा था, और चूंकि दोनों ही हेलोजेंस हैं यानी कि अब मेरे पास एग्जांपल क्या आ गया? सेम कैटेगरी से आ गया। और जब भी एग्जांपल सेम कैटेगरीज के अंदर आएगा तो आपके पास क्या है? नोट नंबर सेकंड, यानी जिसकी ईएन ज़्यादा उसका माइनस आई भी ज़्यादा। क्योंकि फ्लोरीन की ईएन ज़्यादा होती है इसलिए अपन क्या कहेंगे कि फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट भी क्या आएगा? क्लोरीन के कंपेयर में ज़्यादा आएगा। आगे बात समझ में कैसे इन नोट्स को एप्लीकेबल करना है? चलो आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा सा इसमें और डेप्थ के अंदर जाते हैं।
एग्जाम की बात करते हैं, थोड़ा सा डाउट में इसके। मैंने लिया क्लोरीन और मैंने लिया OH, वही मुझे इसके -I का ऑर्डर बताना है। सही है। देखो कैटेगरी देखते हैं सबसे पहले, कार्बन से ज़्यादा EN वाली, और ये भी आपके कार्बन से ज़्यादा EN वाली। नोट नंबर सेकंड कहता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, आप उसका -I ज़्यादा बता दीजिए। तो अगर मैं क्लोरीन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करूं तो ऑक्सीजन की EN ज़्यादा होती है क्लोरीन कंपेयर में, तो मैं क्या कहूँगा कि इसका -I भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। और जैसे ही आपने इसका -I ज़्यादा बता दिया, आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, गलत। ये कैसे हुआ? देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान सा इसका एक लॉजिक बना रखा है। लॉजिक क्या कहता है कि अपन EN कंपेयर कर रहे हैं क्लोरीन और ऑक्सीजन की, कब? उसकी प्योर एलिमेंट स्टेट के अंदर। यानी ऑक्सीजन जब 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है तो वो उसकी एलिमेंट स्टेट के अंदर है, प्योर स्टेट के अंदर है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, OH यानी कि ग्रुप दे रखा है, यानी कि इससे एक और दूसरा ग्रुप भी यहाँ पर अटैच्ड हो गया। तो अब आप जो EN देखोगे वो मेनली किसकी देखी जाएगी, पूरे। ठीक है, ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ेगा तो इफेक्ट तो उसी का पड़ेगा, लेकिन हाइड्रोजन की वजह से उसकी EN थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ अपने पास एक नोट और आता है इसका थर्ड। नोट थर्ड क्या कहता है, EN of all elements are always higher than ग्रुप्स। यानी एलिमेंट्स की जो EN होती है वो ग्रुप्स के मुकाबले हमेशा क्या आती है, ज़्यादा आती है। तो एक ये नोट आपको यहाँ पर इसमें ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी हर एलिमेंट की जो EN है वो यहाँ पर ग्रुप्स के कंपेयर में अपन क्या बताएंगे, ज़्यादा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा रिजिड नहीं होना है, अपने आप को कठोर नहीं कर लेना है कि हर बार मैं ऐसे ही बताऊँगा। अब कोई सिंपल सा कोई एलिमेंट्स आ गया, मतलब कार्बन का कोई आ गया या कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, और उसका कंपैरिजन हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ग्रुप से करने के लिए जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आसपास वाली कैटेगरी के है। तो क्लोरीन ऑक्सीजन ये आसपास की EN रखते हैं, इसलिए वो ग्रुप के अंदर जाती है ऑक्सीजन की EN अपन थोड़ी सी क्या बता देते हैं, कम बता देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा EN का डिफरेंस आ रहा है तो फिर वहाँ पर ये पॉइंट अपने थोड़ा सा एप्लीकेबल नहीं करवाता। तो हेलोजन्स का मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ग्रुप्स के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है तभी ये नोट या फिर ये जो अपन ने इसका रीज़न लिखा है, लॉजिक लिखा है, ये वहीं पर ही एप्लीकेबल होता है। एक बात समझ में? तो यहाँ पर जो आपके पास ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, क्लोरीन का ऑर्डर आएगा OH से ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख सकता हूँ कि जितनी भी हेलोजन्स हैं इन सब का -I इफेक्ट ज़्यादा होगा किसके, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सब के कंपेयर में हेलोजन्स का -I हमेशा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा उनकी EN क्या आएगी, ग्रुप्स के कंपेयर में ज़्यादा आएगी। आई बात समझ में? तो ये है आपके नोट नंबर 3, और नोट नंबर 3 से हम आसानी से यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये जो NO2 ग्रुप है ये अपनी कैटेगरी का सबसे बेहतरीन -I ग्रुप माना जाता है। अपनी कैटेगरी का, यानी A डबल बॉन्ड B और A ट्रिपल बॉन्ड की कैटेगरी की बात हो रही है। आप पूरे -I की बात मत कर लेना कि भाई पूरे -I के अंदर NO2 का हमेशा सबसे ज़्यादा होगा। नहीं, मैंने पहले एग्जाम्पल में ये क्लियर कर दिया, कैटायंस की ज़्यादा बताइए। अपनी कैटेगरी का, यानी कि अगर A डबल बॉन्ड B वाली कैटेगरी या ट्रिपल बॉन्ड B वाली कैटेगरी से आ जाए एग्जांपल्स, तो उसमें हर बार NO2 ही सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट रखेगा। तो NO2 अपनी कैटेगरी का सबसे बेहतरीन -I ग्रुप काउंट किया जाता है। आई बात समझ में? बाकी अपन और एग्जांपल लास्ट में देखेंगे, साथ में कर लेंगे इसके एग्जांपल्स। और अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, इसकी बात कर लेते हैं। अब जो अपन ने
आगे बॉन्ड एंगल वाला एक रिलेशन लिखा था लेक्चर फर्स्ट के अंदर, जो अपन ने बॉन्ड एंगल के साथ रिलेशन लिखा था, वो यहाँ पे थोड़ा सा आपके काम आने वाला है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। क्वेश्चन है NH3 प्लस NX3 प्लस X का मतलब हेलोजन, NR3 प्लस R का मतलब कोई भी एल्किल रेडिकल, कोई भी कार्बन का एल्किल रेडिकल यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और NH3 प्लस। इन तीनों को आपको इनके -i पावर के ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। सही है, ये है आपके पास क्वेश्चन। देखो बात करते हैं इसके सबसे पहले आंसर। सीधी सी बात है, कैटायंस की कैटेगरी है। अब सेम कैटेगरी के अंदर क्या देखा जाता है, ईएन देखी जाती है, लेकिन जुड़ने वाला तो नाइट्रोजन। अब ईएन देखें तो देखें किसकी, जो सबसे पहला एटम अपने पास जुड़ रहा है वो तीनों के अंदर ही सेम है। तो अब यहाँ पर ना तो अपना नोट फर्स्ट काम आया और ना ही अपना नोट सेकंड काम आया, नोट थर्ड तो वैसे ही काम नहीं आएगा, क्योंकि वो तो लगेगा किसके ऊपर, कार्बन से ज़्यादा ईएन वाले के ऊपर। आई बात समझ में। तो यहाँ पर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, तो देखो हाइड्रोजन, हेलोजन और रेडिकल। अगर मैं हेलोजन की कंपैरिजन करूं इन हाइड्रोजन और एल्किल रेडिकल से, तो देखो ये नाइट्रोजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज है ना इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर इसके ऊपर 3 हेलोजन जुड़ जाएगी, हेलोजन जैसे जुड़ेगी, इलेक्ट्रॉन तो विड्रॉइंग इफेक्ट रखती है, यानी हेलोजन क्या करेगी, इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। तो जैसे ही 3 हेलोजन यहाँ पर जुड़ जाएगी, ऑलरेडी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इससे हेलोजन और जुड़ गई, यानी ये इसको और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगी, यानी कि इसके ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और नाइट्रोजन पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, यानी पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी जैसे जैसे नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ेगी, उसकी विड्रॉइंग नेचर इंक्रीज होती जाएगी, कार्बन चेन से उसके इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अपन ये कहेंगे कि NH3 की जो पावर आती है वो NH3 और NR3 के कंपेयर में ज़्यादा आती है, क्योंकि हेलोजन जुड़ने से ये नाइट्रोजन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। जो यहाँ पर ऑर्डर चलता है आपके पास, वो ऑर्डर आता है आपके पास सबसे पहले NH3, फिर नंबर आता है आपके पास NR3, और उसके बाद नंबर आता है आपके पास NH3। सही है, पहला रीजन तो देख लिया, यानी NH3 का तो रीजन देख लिया। अब NR3 और NH3 के अंदर क्या रीजन दिखाई देता है, उसकी बात कर लेते हैं अपन। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन के साइज की बात करूं, तो चाहे छोटे से छोटा एल्किल रेडिकल जुड़ जाए, चाहे मैथिल ही क्यों ना जुड़ जाए, उसका जो आकार आएगा वो हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा आएगा। सही है। और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे, यानी जैसे जैसे ये एल्किल रेडिकल्स हैं, एल्किल रेडिकल का जो साइज है वो हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा होगा, तो एल्किल रेडिकल के साइज बढ़ने से इनके आपस में रिपल्शन बढ़ेंगे, और बॉन्ड्स के बीच में रिपल्शन बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या आएगा, इंक्रीज होगा। और अपन ने सबसे पहले वाले लेक्चर के अंदर देखा था कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है, कार्बन का एग्जांपल लेके बताया था कि जैसे जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर भी R ग्रुप के बीच रिपल्शन जैसे जैसे बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ने से इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने से इसकी EN इंक्रीज होगी, और EN इंक्रीज होने से इनका -i इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
सही है। जबकि हाइड्रोजन के अंदर इनके कंपेयर में रिपल्शन कम होगा, बॉन्ड एंगल कम इंक्रीज होगा, EN कम इंक्रीज होगी, तो माइनस आई इफेक्ट भी कम आएगा। तो ये आता है आपके पास इसका आंसर और ये इसका रीजन। तो यहाँ से अपन कंक्लूजन क्या निकालेंगे, अपन यहाँ से कंक्लूजन निकाल लेंगे कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम के ऊपर क्राउडिंग बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बीच वाले केंद्रीय परमाणु के ऊपर भीड़भाड़ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसकी EN की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर आप अपना नोट 4 यहाँ पर लिख सकते हैं। क्राउडिंग जैसे जैसे इंक्रीज होगी, भीड़ भाड़ जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे EN इंक्रीज होगी और माइनस आई की वैल्यू भी यहाँ पर क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो ये यहाँ पर आप नोट 4 याद कर लिख सकते हैं। सही है। इसके ऊपर थोड़े सा एग्जांपल और देख लेते हैं। चलो कुछ एग्जांपल ही लिख देता हूँ। मिक्स, मैंने लिख दिया NO2, मैंने लिख दिया CHO। सही है। मैंने लिख दिया क्लोरीन, मैंने लिख दिया ब्रोमीन, मैंने लिख दिया ब्रोमीन, मैंने लिख दिया NH2, मैंने लिखा OH, मैंने लिखा OR, लिखा NH2, NR2। क्वेश्चन सेम है, माइनस आई का ऑर्डर बताना है आपको। चलो सॉल्व करते हैं। NO2 A डबल बॉन्ड B, CHO भी A डबल बॉन्ड B। कैसे स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा, A डबल बॉन्ड B। और अगर CHO की स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो भी आपके पास ही सही है। एक ही कैटेगरी से हैं, सेम कैटेगरी से हैं, तो EN और वैसे भी NO2 के बारे में लिखा था कि अपनी कैटेगरी का सबसे बेहतरीन माइनस है। क्लोरीन ब्रोमीन, कार्बन से ज़्यादा EN वाला है, सेम कैटेगरी EN, इसकी ज़्यादा क्लोरीन की ज़्यादा। Br NH2 कैटेगरी सेम है, लेकिन एलिमेंट्स की EN ग्रुप के मुकाबले हमेशा क्या आती है, ज़्यादा आती है। तो अपन Br का बताएंगे ज़्यादा। OH OR कैटेगरी सेम, और नोट 3 भी यहाँ पे काम नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही ग्रुप है। एक एलिमेंट और एक ग्रुप होता तो एलिमेंट की बता देते, दोनों ही ग्रुप है तो अब अपना नोट 4 काम आएगा। हाइड्रोजन के कंपेयर में एल्किल ग्रुप का साइज ज़्यादा, यानी क्राउडिंग बढ़ने से EN और EN बढ़ने से माइनस आई बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अपने पास पड़ आएगा और आई बात समझ में। तो ये है आपके पास इसके कुछ एग्जाम्पल्स। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के एग्जाम्पल्स के बारे में। चार नोट यहाँ पे लिखे हैं, उनको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो बनेगा वो आपके नोट से ही बनेगा। क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर पाओगे वो आप नोट से कर पाओगे। इसलिए मैंने कहा था कि कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें, ये चीज़ें नोट डाउन करोगे तो ही रिकॉल कर पाओगे और तो ही वापस आके आपको ये याद रह पाएगा। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें पढ़ रखी है पहले से तो फिर आप सीधा वीडियो देख के भी चीज़ें वापस आपको याद आ जाएगी। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं रिलीजिंग ग्रुप के। एग्जाम्पल्स ऑफ लाइसाई ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। सीधी सी बात है, जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे अपन,
प्लस आई ग्रुप बोलेंगे, और प्लस आई इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस कैटेगरी के अंदर रखे जाएंगे। सही है, फटाफट पढ़ते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं विड्रॉइंग से। वहाँ पे कैटाइन था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ऑल एनाइंस, मैंने लिखा O माइनस, CH2 माइनस, NH माइनस एटसेट्रा। सेकेंड कैटेगरी आएगी आपके पास ऑल एल्किल रेडिकल्स। एनायन का मतलब हो गया आपके पास ऋणायन, और एल्किल रेडिकल का मतलब जितने भी आपके पास एल्किल मूलक हैं, एल्किल मूलक का मतलब मैथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, ये जितने भी कार्बन के ये जो आपके पास रेडिकल्स हैं, ये सारी ही कौन सी कैटेगरी आएगी आपके पास, प्लस आई की कैटेगरी आएगी। भाई बात सुन में कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया CH3, CH2, CH3, CH3, तो ये सारे आपके एल्किल रेडिकल की कैटेगरी। सही है, अब बस सेम वही चीज़, वही कैटेगरी है आपके पास यहाँ पर एनायन और एल्किल रेडिकल। क्या दोनों की पावर सेम? बिल्कुल नहीं। प्लस आई का पावर का ऑर्डर की बात करते हैं अपन, यहाँ पे भी आपके कुछ नोट आएंगे, नोट ही इम्पोर्टेंट है। सही है, चलो बात करते हैं इसके। वही सबसे पहले ऑल एनायंस, यानी एनायंस का जो प्लस आई पावर होता है आपके पास, नोट फर्स्ट प्लस आई पावर की बात कर रहा हूँ, और प्लस आई पावर एनायंस का ज़्यादा बताऊंगा मैं, एल्किल रेडिकल की कैटेगरी से। एग्जाम्पल मैंने लिखा O माइनस, मैंने लिखा CH3, मुझे बताना है प्लस आई, एनायन का ज़्यादा बताऊंगा एल्किल रेडिकल से। सही है, अब अगर सारे ही एनायंस आ जाएं तो क्या करेंगे अपन? देखो सीधी सी बात है, सेकंड नोट, इफ ऑल आर एनायंस, अगर सारी एनायन आ जाएंगे तो वहाँ पे जब सेम कैटेगरी से आता था तो अपन EN के क्या बताते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ इसका क्या चलेगा, उल्टा। यहाँ पर जो प्लस आई पावर आएगा वो आएगा EN के इनवर्सली। सीधी सी बात है, अब इलेक्ट्रॉन देने की बारी आई है। जिसकी EN ज़्यादा होती है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं करते, इसलिए जिसकी EN कम होगी वही इलेक्ट्रॉन पहले डोनेट कर पाएगा। EN कम, प्लस आई ज़्यादा, प्लस आई का मतलब रिलीजिंग ज़्यादा, रिलीजिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एग्जांपल्स की बात करें, मैंने लिखा O माइनस, मैंने लिखा NH माइनस। सीधी सी बात है, आपके पास O माइनस का जो इंडक्टिव इफेक्ट है, सॉरी NH माइनस का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो O माइनस के कंपेयर में क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ये बात सुन में, तो ये आपके दो नोट। अब तीसरा नोट आएगा कि चलो सारे एनायंस आगे तो EN देख लेंगे, सारे एल्किल रेडिकल्स आएंगे तो क्या करेंगे अपन? तो तीसरा नोट है आपके पास एल्किल रेडिकल की कैटेगरी के लिए। Note third, if all are from
एल्किल रेडिकल। अगर सारे ही एल्किल रेडिकल कैटेगरी से आ जाएं तो अपन क्या करेंगे, सीधी सी बात है 3 डिग्री एल्किल का ज़्यादा बताएंगे 2 डिग्री एल्किल से, 2 डिग्री एल्किल का ज़्यादा बताएंगे 1 डिग्री एल्किल से, और सबसे लास्ट में नंबर आएगा मैथिल का। सही है क्या? यहीं पे ख़त्म? क्या इससे सारे आंसर आ जाएंगे? नहीं, एक चीज़ आपको यहाँ पर और देखनी पड़ेगी। वो क्या है आपके पास कि अगर सारे ही 3 डिग्री, अब एक ही 3 डिग्री एल्किल रेडिकल थोड़ी होगा, आप तो 3 डिग्री नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जाओ। 3 डिग्री का क्या है, बढ़ता जाएगा, कार्बन चेन बढ़ते जाओगे, अलग अलग तरह के ग्रुप्स आ जाएंगे। यानी कि एक ही 3 डिग्री नहीं हो सकता एल्किल, 3 डिग्री के अंदर भी अलग अलग 3 डिग्री ब्यूटिल हो सकता है, 3 डिग्री पेंटिल हो सकता है, 3 डिग्री हेक्सिल हो सकता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एक कार्बन बढ़ाते जाओ, वैसे वैसे एल्किल रेडिकल बढ़ता जाएगा। तो अगर सेम एल्किल रेडिकल की कैटेगरी से आ जाए, यानी सेम सारी 3 डिग्री में से आ जाए, सारी 2 डिग्री या सारी 1 डिग्री में से आ जाए, तो क्या करेंगे अपन? तो उसके लिए आपके पास नोट 4, if all are from same alkyl radical category, तो यहाँ पर आपके पास जो प्लस आई पावर आएगी नंबर ऑफ कार्बन एटम के डायरेक्ट, जितने ज़्यादा कार्बन एटम होंगे आपके एल्किल रेडिकल के अंदर, उतना ही ज़्यादा आएगा आपके प्लस आई का पावर। आई बात सुन में? अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। थोड़ा सा यहाँ पे क्या करता है एग्जामिनर, क्वेश्चंस को घुमा देता है और हम भी मेरे साथ साथ में घूम जाते हैं। घूमेंगे नहीं, हर चीज़ को बारीकी से देखेंगे। देखो सीधी सी बात है, किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ो तो एक बार टॉपिक पढ़ने के बाद ये सोचो कि एग्जामिनर कितना ज़्यादा अपन को यहाँ से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि वो इसमें से क्या क्या पूछ सकता है। दिमाग को एग्जामिनर के हिसाब से चलाओ कि वो यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चंस बना सकता है। वो सारे क्वेश्चंस आप पहले ही बना लो और उसके आंसर पहले ही ढूंढ लो। भाई चलो ठीक है, वो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है ये, लेकिन वही है ना कि कोशिश तो अपन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा, इससे कम से कम ये तो होगा ना कि भाई हाँ, जो आसान वाले क्वेश्चंस हैं वो अपन खुद बना सकते हैं, तो कुछ अपने को इसमें से इम्प्रूवमेंट या क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिल जाती है। जब भी टॉपिक पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि भाई एग्जामिनर इसमें से अपने को क्या क्या पूछ सकता है, वो चीज़ें पहले ही उसमें से ढूंढनी स्टार्ट कर दो। तो देखो एग्जामिनर आपको यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है, उसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ। नोट्स को ध्यान रखना ना, जितने भी नोट लिखा है अभी उनका यूज़ करूँगा। देखो एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल और लिखते हैं।
पास मैथिल है, वैलेंसी फ्री छोड़िए, कार्बन चेन में जुड़ने से मतलब किसी दूसरी कार्बन चेन में जुड़ेंगे तभी अपना इंडक्टिव इफेक्ट लगा पाएंगे। तो देखो सॉल्व करता हूँ। अब जैसे ही मैं ये डायग्राम देखता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है इंडक्टिव इफेक्ट पूछ रहा है, सारी एल्किल रेडिकल है और इसका मतलब 3 to 1 से आंसर आएगा अपना। तो अपन को सीधा सीधा ये दिखता है कि भाई ये 3 डिग्री 2 डिग्री ये 1 डिग्री ऐसा कुछ, और अपन इसका आंसर ABC बता देते हैं। ए में अपने को 3 डिग्री, हालांकि ये 4 डिग्री है लेकिन उस टाइम अपने को ये 3 डिग्री जैसा दिखने लग जाता है। तो देखो सीधी सी बात है, अपने को उस कार्बन की नेचर देखनी है जो कि कार्बन चेन से किसी और कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है जिसकी वैलेंसी फ्री है, ये जहाँ से अटैच्ड है, तो अभी तो वैलेंसी फ्री है, बाई चांस एग्जाम्पल किसी से जोड़ के दे दिया तो जहाँ से जुड़ा हुआ रहेगा आपको उस कार्बन की नेचर देखनी है। तो देखो जहाँ से जुड़ेगा या जहाँ वैलेंसी फ्री है वो कार्बन खुद कैसा है 1 डिग्री, ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री, और ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री। हम सोच रहे थे ये डिफरेंट एल्किल रेडिकल वाली कैटेगरी है, जबकि ये तो सेम एल्किल रेडिकल वाली कैटेगरी हो गई। सारे ही क्या आ गए आपके पास 1 डिग्री आ गए, और जब सेम एल्किल रेडिकल वाली कैटेगरी से आता है तो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 8 कार्बन है, यहाँ पर 7 कार्बन है, यहाँ पर 6 कार्बन है। तो अपने पास यहाँ जो प्लस आई का ऑर्डर आएगा वो आएगा C, B और A। ये है आपके पास डिफरेंट एल्किल रेडिकल वाली कैटेगरी। ये कार्बन है आपके पास 3 डिग्री, ये कार्बन है आपके पास 2 डिग्री, ये कार्बन है आपके पास 1 डिग्री, और ये आ गया आपका मैथिल। अब आप आसानी से डिफरेंट एल्किल रेडिकल वाला ग्रुप्स का ऑर्डर लगा के आंसर लिख सकते हो। 3 डिग्री का ज़्यादा A, फिर B, फिर C और सबसे लास्ट में D। ये बात तो समझने वाली बात क्या थी, ठीक है, बच्चों के दिमाग में आ भी जाता है, नहीं दिमाग में आए तो उसी लिए ये क्वेश्चन कराया है कि जहाँ से वैलेंसी फ्री होगी उस कार्बन की नेचर को देखना है, ना कि पीछे चेन के अंदर कितने 3 डिग्री हैं 2 डिग्री हैं, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। आई बात समझ में? चलो कुछ और इसमें एग्जामिनर आपको क्या क्या पूछ सकता है, थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं इसके। एक आपको यहाँ पे वो आइसोटोपिक इफेक्ट हो सकता है। इन आइसोटोपिक एलिमेंट्स, अगर आइसोटोपिक यानी समस्थानिक दे रखे हो आपको, तो कैसे आपको ऑर्डर बताना है प्लस आई का। जैसे एक मैंने आपको दे दिया Ct3, एक मैंने आपको दे दिया Cd3, एक मैंने आपको दे दिया CS3। मैं पूछूं कि भाई बताओ इनका प्लस आई का ऑर्डर क्या आएगा। अब ये तो आपके पास मैथिल है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये मैथिल है, और ये इसके भाई बोल सकते हैं अपन, इसके आइसोटोप्स हैं इसके, ये ड्यूटेरियम और ये इसके टाइट्रियम। कोई नंबर कार्बन एटम में या कोई भी कैटेगरी में तो कोई डिफरेंस आया ही नहीं है, बस आइसोटोप्स चेंज कर दिए। तो सीधी सी बात है, जितना हैवियर आपका आइसोटोप होगा उसका प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा आएगा। तो आइसोटोपिक इफेक्ट के अंदर हैवियर आइसोटोप का प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। और नोट 6 क्या लिखेंगे अपन, आई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए जो आप इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू लिखते हो वो आप क्या काउंट करते हो, 0 काउंट किया जाता है। आई बात समझ में? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नोट 7। देखो हर नोट से क्वेश्चन बनता है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले ही बोला था
पेन और पेपर साथ में रखना। देखो नोट 7 क्या कहता है आपके पास, नोट 7 आपको ये कहता है, नोट 7 एक्चुअली यूज होता है ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड के अंदर। इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, कार्बधात्विक यौगिक, यानी ऐसे कंपाउंड्स जहां पर कार्बन और धातु यानी मेटल के अंदर डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी, वो आपके क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाएंगे। एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं मैं कुछ पहले, जैसे मैंने लिखा CH3 MgBr, टेकनियार्ड रिएजेंट जिसे आप बोलते हो, या मैंने लिख दिया RZnR, फ्रैंकलैंड रिएजेंट भी जिसे आप बोलते हो। R का मतलब एल्किल कार्बन की चेन, या फिर आपने बोल दिया कोई एल्किल लिथियम। तो ये जितने भी कंपाउंड हैं यहाँ पर कार्बन और धातु के बीच में, कार्बन और मेटल के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग है, तो आप इसे क्या बोलोगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा, देखो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करता हूँ, तो मैंने लिखा RMgX, सही है। देखो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देने के हिसाब से जाना जाता है, वन बोलते हैं मेटल्स आर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, समुद्र, तो हमेशा ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। तो देखो अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, तो एल्किल यानी कार्बन को इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, सही बात है। तो यहाँ पर देखो मेटल का कौन सा इफेक्ट हो गया, प्लस आई इफेक्ट, जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, जबकि एल्किल को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब क्या करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पे उसका कौन सा इफेक्ट आ गया, माइनस आई इफेक्ट आ गया। इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लगा दिया CH3 MgX, पूछा मैथिल का इफेक्ट बताओ, दिमाग में आता है मैथिल, एल्किल रेडिकल कैटेगरी, प्लस आई, आंसर सबसे पहले प्लस आई, गलत। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आ गया है, यहाँ पे मेटल इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा, तो मैथिल का आएगा माइनस आई, और मैग्नीशियम का क्या आएगा यहाँ पे आपके पास, प्लस आई इफेक्ट। एक बात समझ में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर हमेशा एल्किल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा, माइनस आई कंसीडर किया जाएगा। इसलिए कहता हूँ दिमाग हमें कभी भी रिजिड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिमाग में चलता रहना चाहिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है यहाँ पर। यही बात समझ में, लॉजिक के साथ एक्सेप्ट, सीधा ऐसे मानना नहीं, विथ रीज़न आपके पास चीज़ें आ रही है। बचपन से पढ़ते हैं कि मेटल तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सीधी सी बात है, डोनेट करने के लिए कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, सही बात है। चलो अब बात करते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस की। अब थ्योरी के जितने भी पॉइंट्स थे वो लगभग अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कवर कर लिए हैं। अब क्वेश्चंस की बारी यहाँ पर आ, तो देखो कुछ एग्जांपल्स अपन बीच बीच में देखते ही आ रहे हैं, किसका पावर ज़्यादा किसका पावर कम, सही है। अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन बतानी होती है। कैसे, जैसे उसने एग्जांपल दिया आपको,
सही है। आपको यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड्स दे रखे हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन बतानी होती है। कुछ नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। NO2 माइनस आई इफेक्ट, सही है। माइनस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले जाएंगे, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो ये तो सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। NO2 माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, मैथिल का प्लस आई इफेक्ट, तो मैथिल इलेक्ट्रॉन देगा, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये सारे बॉन्ड की डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, मैथिल से NO2 की तरफ, सही है। O माइनस का प्लस आई इफेक्ट, NO2 का माइनस आई इफेक्ट, NO2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एनायन इलेक्ट्रॉन देंगे, तो फ्लो की डायरेक्शन सारी किस तरफ आ जाएगी, NO2 की तरफ। ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड है, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन लेगा, फ्लोरीन का माइनस आई, यहाँ पे क्लोरीन का भी माइनस आई, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये कार्बन आगे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन। अब ये कार्बन यहाँ इसको भी खींचना है और ये इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। फ्लोरीन की ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा और वो थोड़ी सी कम खींच पाएगा। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन आसानी से निकाल सकते हो, सही है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला है आपके पास करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस आई पावर। क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, ये साथ में सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई ग्रुप। थर्ड क्वेश्चन है inductive effect not present in सही है। चौथा क्वेश्चन सेम है, जो भी अपन ने थर्ड क्वेश्चन लिखा है वही का सेम क्वेश्चन है, बस ऑप्शन थोड़े से चेंज कर देता हूँ।
पहले 4 क्वेश्चन करते हैं, फिर 2 क्वेश्चन नेक्स्ट में लिख देता हूँ, नीचे दिखाई नहीं देगा फिर। देखो एक बार आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और अपन फिर सॉल्यूशन देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ -i पावर की बात करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, NO2, CN। सबसे पहले कैटेगरी देखनी पड़ेगी आपको। फ्लोरीन क्लोरीन कैटेगरी है कार्बन से ज़्यादा इन वाली, NO2, CN कैटेगरी है डबल बॉन्ड बी कैटेगरी, और हमें पता है कैटेगरी वाइज ए डबल बॉन्ड बी पहले आएगा, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ए डबल बॉन्ड बी कैटायन साफ साफ दिख रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सेम कैटेगरी, EN अपने पास आंसर आ जाएगा सी। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लस आई ग्रुप, सीधी सी बात है, एनाइंस है, और ये तो अपने पास वैसे ही माइनस वाली कैटेगरी है, ये एथिल एल्किल रेडिकल कैटेगरी है। एनाइन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप एनाइन को टिक कर देंगे। इंडक्टिव इफेक्ट नॉट प्रेजेंट इन, कहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है? तो जो प्रॉपर्टीज लिखाई थी, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी थी कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी है इंडक्टिव इफेक्ट, नॉन पोलर के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। पहचानते हैं पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। देखो जहाँ ही इनका डिफरेंस पोलर बॉन्ड, वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ये देखो क्लोरीन और कार्बन डिफरेंस इन आई, इनमें डिफरेंस आएगा, पोलर बॉन्ड आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट लग जाएगा। sp2 कार्बन sp3 कार्बन, इन में डिफरेंस आएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। sp कार्बन sp3 कार्बन, इन में डिफरेंस आएगा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन सबकी इन सेम है, यानी कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है प्रेजेंट। आपको ये मत कह देना सर यहाँ पे भी तो नहीं है, अरे कहीं तो है पूरे मॉलिक्यूल में, कहीं तो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, सबकी सेम है, तो आंसर आ जाएगा। और सेम चीज़ यहाँ लगेगी, sp2 sp3, ये तो ये डबल बॉन्ड बी वाली कैटेगरी आ गई आपके पास, ये लो यहाँ तो लगना ही है, इनके बीच में आंसर आ जाएगा बी। सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम, EN सेम, किसी तरह का कोई पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा बी। तो यहाँ पर उस नोट से क्वेश्चन बनता है, तो अगर वो पढ़ के और उसका एग्जाम्पल देख रखा हो तो ही वहाँ पे आप सोच पाओगे एग्जाम में, वरना डायरेक्ट तो पहले तो किसी को याद ही नहीं आता, दूसरा खाली पढ़ रखा है, देख नहीं रखा कि एप्लीकेबल कैसे करते हैं, तो भी आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? चलो 2 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है -i इफेक्ट ऑफ methyl प्रेजेंट इन, कि मैथिल का -i इफेक्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, इसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्कीन का +i इफेक्ट कहाँ पर होता है।
एविएशन वहाँ लिख लेते हैं। आपको यहाँ पर फाइनल ग्रुप के इफेक्ट्स के बारे में बताना है। पॉज करके सॉल्व कीजिए। वन सॉल्यूशन देखते हैं इसके। माइनस आई इफेक्ट ऑफ मैथिल। देखो मैथिल दिमाग में आते ही जाती है कैटेगरी एल्किल रेडिकल यानी कि प्लस आई। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई कैसे पूछ रहा है? तो देखो सबसे लास्ट नोट लिखा था ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के अंदर मैथिल का कौन सा इफेक्ट होगा? माइनस। सीधी सी बात है, यहाँ पे एल्किल इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका माइनस, जबकि इसका कौन सा आएगा? प्लस। यहाँ कोई इफेक्ट होगा नहीं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है। यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मैथिल को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन देगा तो मैथिल का कौन सा इफेक्ट हुआ? माइनस आई इफेक्ट। इसलिए कभी भी सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ के कुछ नहीं दिमाग में लाना, पॉसिबिलिटीज ऑप्शन एक बार चेक जरूर कर लेना। ऐसा नहीं है मैथिल प्लस आई होता ही नहीं, माइनस आई नन करते हैं, आंसर कर दो। चलो नन तो दिया नहीं था, वरना नन दे देता तो फिर क्या उसको टिक करते। प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्कीन। एल्कीन दिमाग में आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाली कैटेगरी, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो माइनस के अंदर था। ये क्या पूछ रहा है? प्लस। ऐसे कैसे? चलो चेक करते हैं। एल्कीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे भी एल्कीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस, बिल्कुल सही बात है। क्या नन ऑप्शन टिक करें? थर्ड को देख लेते हैं एक बार। अब डबल और ट्रिपल sp2 कार्बन और sp कार्बन में से En किसकी ज़्यादा होगी? sp की। अब देखो ये कैटेगरी आ गई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेम कैटेगरी में En चेक करते हैं, जिसकी En ज़्यादा उसका माइनस आई ज़्यादा। माइनस आई ज़्यादा किसका होगा? ट्रिपल बॉन्ड का। तो इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड खींचेगा तो एल्कीन को इस बार इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो चूंकि इसका माइनस आई इफेक्ट होगा तो एल्कीन का कौन सा इफेक्ट हो गया? प्लस आई इफेक्ट हो गया, क्योंकि अब उससे पावरफुल जुड़ गया तो अब उसको इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? डोनेट ही करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? तो आंसर क्या आ गया आपके पास? थर्ड। फाइनल के ग्रुप की इफेक्ट की बात करते हैं। मैथिल का प्लस आई, तो मैथिल इलेक्ट्रॉन देगा तो फाइनल को लेना पड़ेगा, फाइनल का माइनस आई। और CH डबल बॉन्ड CH2 की बात करें अगर अपन, तो सीधी सी बात है, एल्कीन है, माइनस आई इफेक्ट खींचेगा तो फाइनल को देना पड़ेगा, तो फाइनल का इफेक्ट आ जाएगा प्लस आई। यानी कि फाइनल का प्लस और माइनस दोनों में से कोई भी इफेक्ट हो सकता है, डिपेंड करता है कि सामने वाले का इफेक्ट क्या है। जो सामने वाले का इफेक्ट होगा उसका उल्टा इफेक्ट किसका आ जाएगा आपके पास? फाइनल रिंग का आ जाएगा। तो ये है आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में जानकारी। अब कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स एक बार रिकॉल कर लो, जो आपने पॉइंट डाल लिए पॉइंट लिख लो उसको, और कुछ एग्जांपल अपन ने कर लिए, और बाकी अब आप किसी भी मैटर से, किसी भी बुक से कोई एग्जांपल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब ये था अपना परमानेंट इफेक्ट का पहला पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब परमानेंट इफेक्ट में सेकंड इफेक्ट अपन रेजोनेंस इफेक्ट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट की बात करेंगे। रेजोनेंस इफेक्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो अपन इसको 2 लेक्चर के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे रेजोनेंस होता क्या है, और उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट की बात करेंगे। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।